दोस्तों, एक 25 साल का लड़का जो सड़क के किनारे बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तभी उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत ही उस आवाज़ की तरफ भाग कर जाता है तो क्या देखता है कि एक महिला का एक्सीडेंट हो चुका है। उसको लोग घेरे हुए खड़े हैं। वो खून से लथपथ है। वो सबसे मदद की गुहार लगा रही है कि कोई मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, मेरी जान बचा दो। मगर कोई भी उसके नज़दीक नहीं जा रहा था। कोई कह रहा था ये पुलिस केस है। कोई कह रहा था कि ये एक्सीडेंट करने वाला पता नहीं कहाँ चला गया। कौन इसके पास जाएगा, कौन ये रिस्क लेगा। मगर ये लड़का हिम्मत करता है और उस महिला को गोद में उठाकर फिर एक ऑटो रोकता है, उस पर बिठाता है और आनंद फानंद में हॉस्पिटल में लेके पहुंचता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहां पे दवा इलाज करा रहा होता है और वहीं पे करीब एक हफ्ते तक रुक जाता है। तब उसको एहसास होता है कि उसने हॉस्पिटल में लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब एक हफ्ते बाद दोस्तों, उस महिला का जब पति, जो कि लंदन में रहता था, वापिस आता है और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोलकाता की है। कोलकाता में एक लड़का कहीं से आया हुआ था और वो वहाँ पे काम कर रहा होता है एक जूते की दुकान में। मगर उसका जो मालिक होता है वो उस लड़के, जिसका नाम अनीस होता है, उससे कहता है कि तुम कस्टमर से सही तरीके से बात नहीं करते हो, कस्टमर की डीलिंग तुम्हें नहीं आती है, इसलिए मैं आज तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। अब इस लड़के के पास कोई दूसरा काम नहीं होता है तो वो उस दुकान से निकलकर सड़क के किनारे पहुंच जाता है और वहां पे बैठकर कुछ सोचने लगता है अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में कि आगे वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। इस शहर में फिर वो कहाँ पे काम ढूंढेगा, क्योंकि उससे उतना कोई जानता भी नहीं था। इसी कश्मकश में वो पड़ा हुआ था, तब तक उसके कानों में एक आवाज़ आती है किसी के चीखने और चिल्लाने की। अब ये उस आवाज़ की तरफ दौड़ते हुए जाता है तो क्या देखता है कि एक महिला का एक्सीडेंट हो चुका है। वहाँ पे लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोगों से वो कह रही है कि मेरी मदद कर दो, मेरी जान बचा दो। लेकिन कोई भी उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये पुलिस का मामला है, कहीं पता चले इसको जो है हम लोग मदद करें, और कहीं ये रास्ते में मर वगैरह गई तो फिर पुलिस हम ही लोगों को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर देगी। कोई कहता था कि यार एम्बुलेंस बुला दो और एम्बुलेंस आएगी, इसको लेकर खुद ही खुद जाएगी। कोई कहता था इसके परिवारजनों को फोन कर दो, कोई तो कोई जरूर होगा आएगा। तब ये लड़का जब वहां पे पहुंचता है तो क्या देखता है कि जब कोई भी इसके नजदीक में नहीं जा रहा है और इस औरत को बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है, सर फट गया है, सर से काफी खून बह रहा है, पूरे कपड़े खून से लाल हो चुके हैं। ये लड़का बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही एक ऑटो बुलाता है। एक ऑटो वाला वहां पे आके रुकता है। उसके बाद इस महिला को लोगों से उठाने के लिए कहता है, मगर कोई भी तैयार नहीं होता। तब ये लड़का उस महिला को अकेले ही गोद में उठाता है, फिर ऑटो में बिठाता है और ऑटो में बिठाने के बाद फिर वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। ये महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो जो लड़का अनीस था वो बार बार इसे दिलासा दे रहा था कि मैडम आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बस हॉस्पिटल नज़दीक है। दोस्तों, वो जो महिला होती है उसका नाम गरिमा होता है। उसकी शादी हो चुकी थी। उसका पति लंदन में रह रहा था, वहीं पे कुछ बिजनेस वगैरह करता था। इस समय भी उसका पति लंदन ही गया हुआ था। अब ये महिला चीखती चिल्लाती है, कोशिश करती है वो अपने पति को फ़ोन करे, लेकिन उसके पति का फ़ोन ही नहीं लगता। थोड़े समय के बाद फिर हॉस्पिटल आ जाता है। वो लड़का आनंद फानंद में उसको फिर हॉस्पिटल में पहुंचाता है। डॉक्टर देखते हैं कि ये इमरजेंसी केस है तो उसको ले जाकर इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं और आनंद फानंद में उसकी दवा शुरू हो जाती है। दोस्तों, उसके जो सर में था उसको चोट काफ़ी गहरा लगा हुआ था, जो आँख के ऊपर था। तो वहाँ पे करीब 11 टाके चलते हैं और इसका जो है महिला का पैर भी टूट चुका था, तो उसका प्लास्टर वगैरह भी होता है। उसके बाद वहाँ से निकाल कर फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तब जो सिस्टर होती है वो इस लड़के से बोलती है कि आप कौन हैं। ये लड़का कहता है कि क्या मैं बताऊं। मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं कुछ बोलता हूं, क्योंकि मेरा पैसा भी लग चुका है, अगर मैं कुछ कहता हूं कि मैं कोई अनजान हूं तो फिर मुझे पैसा भी नहीं मिलने वाला। तो वो कहता है मैं इनका जानने वाला हूँ। तो सिस्टर क्या बोलती है कि एक काम करो, जाओ कुछ बाहर से कुछ कपड़े वगैरह लेकर आओ और इनका कपड़े चेंज करना है, क्योंकि सारा कपड़ा खराब हो चुका है, खून से लथपथ है।
अब जो अनीस होता है वो बाहर जाता है, फिर वहाँ से एक मैक्सी लेकर आता है। मैक्सी लाने के बाद फिर जनरल वार्ड में पहुँचता है, सिस्टर को देता है। तो सिस्टर बोलती है क्या इसके घर वाले कोई नहीं है, क्या कोई लेडीज़ नहीं आई है? तब अनीस कहता है नहीं, इनके घर वाले कोई अभी तक आए नहीं है, उनको सूचना दी गई है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, और ना हो तो आप ही इसका चेंज कर दीजिए। तब सिस्टर बोलते हैं कि अगर आप भी नज़दीकी ही हैं तो एक काम करिए, आप पहले जाइए और जो पर्दे वाला जो होता है ना उसको लेकर आइए और यहाँ पे घिराव करिए और फिर इसको जो है कपड़ा चेंज करवा दिया जाए। अब अनीस जाता है, पर्दे वाला जो होता है तंबू उसको लेकर आता है। उसके बाद जो गरिमा होती है उसके हाथों में बॉटल होता है, यानी जो ग्लूकोज वगैरह जो बॉटल चढ़ता है वो सब था, उसका हाथ वैसे ही फंसा हुआ था। उसके बाद जो सिस्टर होती है वो कहती है कि अकेले तो कपड़ा बदला नहीं जाएगा, एक काम करो तुम भी थोड़ा सपोर्ट करो। तब अनीस भी थोड़ा सपोर्ट करता है और उसके बाद फिर गरिमा के कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं। गरिमा के जब कपड़े चेंज हो जाते हैं तो लगभग 1-2 घंटे बाद कुछ उसको राहत महसूस होती है। तब गरिमा अनीस से कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में भी नहीं होती। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, तुमने हम पर इतना ज़्यादा एहसान किया है कि मैं कुछ बता नहीं सकती, और जितना तुमने किया है शायद कोई औरत भी होती तो भी इतना नहीं करती। अनीस कहता है कि वो तो बात ठीक है, मैंने जो किया मुझे जो समझ में आया मैंने किया, लेकिन मैडम आप किसी को फ़ोन लगा रही थी, आप किसी को बुला लेती तो मैं यहाँ से चला जाता। तब गरिमा कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है, मेरा पति है और पति भी लंदन में है, उसे मैं बार बार फ़ोन ट्राई कर रही हूँ मगर फ़ोन नहीं लग रहा है। अनीस कहता है किसी तरह से आप करिए, मैं कब तक यहाँ पे रहूँगा। गरिमा उससे रिक्वेस्ट करती है कि जैसे अब तक तुमने मुझे यहाँ हॉस्पिटल तक लेकर आया है, थोड़ा समय और रुक जाओ, और ना हो तो सुबह तक रुक जाओ, हो सकता है मेरे पति का फ़ोन लगेगा तो मैं उससे बात कर लूँगी, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था कर ही देंगे। अब अनीस जो होता है वो गरिमा की बात को मान जाता है और रात भर वहीं पर ठहर जाता है और गरिमा की देखभाल सेवा सत्कार करना शुरू कर देता है। सुबह हो जाती है तब अनीस फिर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन गरिमा कहती है अभी तक कोई आया नहीं है, मैं कैसे यहाँ पे रहूँगी, मेरे पति का भी फ़ोन नहीं लगा है। एक काम करो, जो भी तुम्हारा पैसे लगा है मेरा ये वॉलेट लो, एटीएम कार्ड लो और जाके कुछ पैसे निकाल के लेकर आओ, उसके बाद जो है जो तुम्हारे पैसे होंगे वो ले लेना, बाकी जो कुछ पैसे बचेंगे वो मुझे दे देना ताकि फिर आगे का इलाज हो सके। अनीस जो होता है एटीएम लेता है और जाके एटीएम मशीन से पैसे निकालता है, फिर पैसे निकाल कर ला के गरिमा के हाथ पे दे देता है। तो जो भी पैसे अनीस के लगे होते हैं वो अनीस को गरिमा दे देती है, बाकी पैसे अपने पास रख लेती है। जब अनीस जाने के लिए कहता है तो फिर गरिमा कहती है कि तुम चले जाओगे तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरे घर का कोई आया भी नहीं क्योंकि मेरे घर पे कोई है ही नहीं, मैं केवल अकेली हूँ, मेरे पति का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम यहाँ पे रुक जाते हो तो। अब जब अनीस देखता है कि गरिमा बार बार रिक्वेस्ट करती है तो कहता है ठीक है, जब तक आप कोई आ नहीं जाते हैं तब तक मैं यहीं पे रहता हूँ। अब अनीस का जो काम होता है वो एक ट्रॉली मिली होती, उसी पे गरिमा को बिठा कर ले जाता, इधर उधर टहलाता था, जहाँ पे उसे वॉशरूम वगैरह जाने की ज़रूरत होती थी तब भी जो है अनीस गरिमा को साथ में लेकर जाया करता था। और डॉक्टर बार बार बुलाते थे, नर्स कुछ बार बार कहते थे ये दवा लाओ वो लाओ, ये करना वो करना है, सारा कुछ अनीस कर रहा होता है, जबकि वो एक अनजान होता है, ना इसके रिश्ते में होता है ना इसका पड़ोसी होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो इतना ज़्यादा कर रहा होता है कि शायद कोई महिला भी होती तब भी वो इतना नहीं करती। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया, लगभग 2 से 3 दिन का समय गुजर गया, तब भी जो है कोई नहीं आया। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ऐसा है, उनका जो है तबीयत काफ़ी ठीक है, आप इन्हें डिस्चार्ज करा के घर पे लेके जा सकते हैं। अनीस उसके बाद गरिमा को डिस्चार्ज कराता है और फिर डिस्चार्ज कराने के बाद एक ऑटो बुलाता है, ऑटो वाला आता है, फिर ऑटो में गरिमा को बिठाता है और उसके बाद गरिमा को लेकर फिर गरिमा के घर पे पहुंच जाता है। जो गरिमा का घर होता है वो तीसरे फ्लोर पे होता है, जो कि बहुत अच्छा खासा होता है। तो लिफ्ट के माध्यम से ये वहाँ पे पहुँचता है तो 3 बेडरूम का कमरा होता है, बहुत सा बड़ा सा होता है। अब इसके पहले जो अनीस होता है ऐसा घर उसने कभी भी नहीं देखा था, वो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहता है मैडम ये किसका घर है? तब गरिमा कहती है कि ये मेरा ही घर है और इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पति लंदन में काम करते हैं और मैं यहीं पे अकेली रहती हूँ, इस घर में कोई और नहीं रहता। इसके बाद अनीस कहता है ठीक है मैडम, अब आप तो अपने घर आ गई हैं, अब आप अपना देख लीजिए क्या करना है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे कब तक रहूँगा, मुझे अब चले जाना चाहिए। मगर जो गरिमा होती है कहती है कि यार तुम अब यहाँ से चले जाओगे तो ये बताओ मेरा कौन करेगा, मेरा कोई भी है नहीं, मैं तुमसे बार बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो अनीस कहता है कि ये बताइए मैडम, वहाँ पे हॉस्पिटल था, मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था वो चीज़ भी मैंने किया, लेकिन ये घर है, लोग क्या कहेंगे
और यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन गरिमा कहती है कि जिसे जो कहना हो कहने दो, लेकिन अगर तुम नहीं रहोगे तो फिर बताओ मैं कैसे क्या करूँगी। और जैसे ही मेरे पति से मेरी अगर बात हो जाती है, उसके बाद जो है फिर जैसा वो बोलेंगे उसके बाद तुम ना हो तो चले जाना। तब तक तो कम से कम तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। ये बात सुनने के बाद अनीस गरिमा की बात को मान जाता है और कहता है ठीक है मैडम। उसके बाद अनीस जो है झोला उठाता है, मार्केट जाता है, कुछ सर सामान लेकर आता है। और उसके बाद यहाँ पे जो क्या करता है कि गरिमा के कपड़े वगैरह भी धुलता है, खाना वगैरह भी बनाता है। इस तरीके से धीरे धीरे जो है एक दो दिनों का समय और गुजर जाता है। जो गरिमा का पति होता है वो दूसरे नंबर से फोन करता है और कहता है कि गरिमा क्या हाल है। तब गरिमा रोने लगती है और अपने पति को सारी बात बताने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम परेशान ना हो, चिंता मत करो, मैं एक दो दिनों में घर पे आता हूँ और उसके बाद जो है फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तब तक तुम किसी तरीके से मैनेज करो। इतना कहने के बाद उसका पति फोन कट कर देता है। और इधर जो अनीस होता है कपड़े वगैरह धोया करता था, खाना भी बनाया करता था। तो जो गरिमा होती है, जो व्हील चेयर इसको मिला था उसी पे बैठकर अगर अनीस कपड़े धोता था तो वहां पे भी पहुंच जाया करते थे, वहीं पे व्हील चेयर पे बैठी रहते थे। खाना बनाता था तब भी वहां पे चली जाया करते थे, मतलब उसको कुछ अकेला महसूस ना हो इसलिए वो चली जाया करते थे। धीरे धीरे एक दो दिन का समय और गुजरता है और जो गरिमा का पति होता है जिसका नाम विनीत होता है वो घर वापस आता है। जब घर वापस आता है तो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जो है उसकी पत्नी कहती है कि बताओ तुमने जो है मुझे बताया भी नहीं और तुम दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहे थे। तो कहता है कि क्या बताओ, मेरा वो वाला फ़ोन चोरी हो गया था। तो कहती है क्या लंदन में भी चोर हैं क्या। तब विनीत कहता है कि अरे वहाँ पे तो अंग्रेज है, वहाँ पे और भी ज़्यादा चोरी होती है और वो हमारे देश के कितने सामान को लूट कर लेकर चले गए, तो मोबाइल की कौन सी बड़ी बात है। कहती है गरिमा ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ गए हो तो मुझे राहत मिली है कि अब कम से कम तुम मेरे पास हो। वैसे तुम इनसे मिलो, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इस बीच में जिंदा नहीं होती। मेरा एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे बहुत से लोग थे लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं दिया, कोई भी साथ खड़ा नहीं था, कोई भी हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक यही थे जो हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पे सेवा सत्कार किया, देख रेख किया, उसके बाद फिर यहाँ पे आए। और ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि शायद कोई औरत भी होती तो भी उतना नहीं करती जितना ये मेरा ख्याल रखते हैं। अब ये देखने के बाद जो विनीत होता है वो कहता है कि चलो दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। विनीत कहता है कि एक काम करो, मैं जल्दीबाजी में आया हूँ, मैं कुछ लेके नहीं आया, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ सामान वगैरह लेकर आऊँगा। उसके बाद विनीत वहाँ से चला जाता है। जब विनीत चला जाता है तो अनीस और गरिमा दोनों अकेले हो जाते हैं। तो अनीस गरिमा से कहता है कि मैडम एक बात कहूँ तो आप बुरा ना मानना, मैंने इनको उस दिन देखा था जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था, ये वहीं पर थे और आप बोल रही हैं कि ये लंदन थे। इतनी बातें सुनने के बाद गरिमा भड़क जाती है, कहती है क्या कह रहे हो, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी और तुम ऐसा बोलोगे। मैं मानती हूँ तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम मेरे पति पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरे पति के बीच में लफड़ा कराना चाहते हो, दूरी बनाना चाहते हो। लेकिन अनीस कहता है मैडम मेरा आप विश्वास करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इनको एक बार नहीं बल्कि वहां पे दो बार देखा था। लेकिन जो गरिमा होती है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि नहीं तुम बिल्कुल भी झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पे यकीन कैसे करूं। मैं मानती हूं कि तुम जो है मेरे साथ बहुत कुछ किए, बहुत एहसान है तुम पर, लेकिन फिर भी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर एक बातों पे विश्वास कर लूं। तब अनीस कहता है मैडम आपको करना हो करिए, ना करना हो ना करिए। वैसे मैं आपको बता दूं मैंने जो भी आपकी मदद की वो दया में आके की और मेरा आपसे कुछ लेना देना है नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। वैसे भी मैं यहाँ रहने वाला तो हूँ नहीं, मैं चला ही जाऊंगा। उसके बाद जो गरिमा होती है वो अनीस को पास में बुलाती है और उसके सीने पर सर रख के रोने लगती है और कहती है कि एक काम करो, ठीक है अगर तुम कहते हो मैं तुम्हारी बातों पे बिलीव भी करती हूँ तो मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूंगी। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो फिर समझो मुझसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। और एक काम करती हूँ, इस बात का जिक्र तुम भी मेरे पति से मत करना, मैं अपने पति से कोई भी जिक्र नहीं करूंगी। अनीस कहता है आप बेफिक्र रहिए, इसके बारे में मैं उनसे कोई भी बात नहीं करूंगा। थोड़े समय के बाद जो विनीत होता है वो घर वापस आ जाता है। तब जो है गरिमा होती है उसको शक की निगाहों से देखती है। विनीत अपनी नजरें झुका लेता है, वो नजरें डायरेक्टली नहीं मिला पाता क्योंकि कुछ बातें गरिमा कहती है जिसका वो जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रहा था। तो ऐसा नहीं था दोस्तों कि विनीत सही था, अनीस जो कह रहा था वो गलत था, बल्कि अनीस जो कह रहा था वो बिल्कुल ही सच था। जो गरिमा होती है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, उसके माता पिता के कोई औलाद नहीं होती है। तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह था, जो भी पैसे कौड़े थे, क्योंकि गरिमा के जो पिता थे वो सरकारी नौकरी करने वाले थे, तो जितने भी पैसे वगैरह मिले थे वो सब के सब जो है गरिमा के खाते में डाल दिया ताकि मेरी बेटी की जब जहाँ पे शादी होगी
शादी होने के बाद फिर जो है इसके खाते में अच्छे खासे पैसे रहेंगे, प्लॉट वगैरह भी इसके नाम कर दिया था। ये सब करने होने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब कोरोना का काल आता है जो 2020 में आया था, उसी समय उनका देहांत हो जाता है। अब गरिमा अकेली पड़ जाती है। गरिमा के पास चूंकि जो है बड़ा मोबाइल था, उसी से फेसबुक वगैरह चलाया करते थे, तो उसी से जो है एक लड़के से सेटिंग होती है, बातचीत होती है, जो कि विनीत ही होता है। अब उससे बातचीत होती है, उसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों जाके कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद फिर भी विनीत जो है उसी के साथ रह रहा होता है, क्योंकि विनीत का काम ही यही होता है कि वो या तो तलाकशुदा महिला को या तो फिर ऐसी लड़कियों को अपने प्यार जाल में फंसाता था जिनके पास पैसे रहते थे, और उससे कुछ पैसे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख काटता था, उसके बाद फिर उनको लात मार के छोड़ दिया करता था। और यही काम जब उसने गरिमा को अपने प्यार जाल में फंसा लिया, तो गरिमा से कहता था कि एक काम करो, तुम इस फ्लैट को बेच दो, हम सभी लोग चल के रहेंगे लंदन में। लेकिन गरिमा जो होती है वो कहते नहीं, ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकती। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ, अगर कोई अच्छा किराएदार मिलेगा तो मैं उसे इस फ्लैट को दे दूंगी और 50,000 रुपये तो आ ही जाएगा। मगर इस बात से विनीत सहमत नहीं होता है, वो हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जो है जब उसको कोई भी रास्ता नहीं नजर आता, तब वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो अपने एक दोस्त की मदद, जिसका नाम अतुल होता है, उसके साथ मिलकर कहता है कि काम करो, इसको मुझे रास्ते से ही हटाना है। क्योंकि क्या होता है, जो विनीत होता है वो लंदन में ही रहा करता था, और उसने यही बताया था कि लंदन में मेरा कुछ कारोबार है। और लंदन से उसने जब इसका एक्सीडेंट हुआ उसके एक दिन पहले ही आ गया था, और आने के बाद अपने दोस्त की मदद से फिर इसका खुद ही एक्सीडेंट करवाता है। एक्सीडेंट कराने के बाद कुछ आगे निकल जाता है, उसके बाद ये पलट कर सोचता है कि चलो देखे, पता नहीं वो जिंदा है या मर भी गई, कहीं ऐसा तो नहीं वो बच गई। फिर वहां से कार से उतरता है और वापस दौड़कर फिर जो है इसके पास आता है। इसी दौरान जो अनीस होता है उसकी नजर विनीत पर पड़ जाती है। एक बार देखता है, फिर वहां पे भीड़ में जाके देखता है, तो वहां पे भी क्या था कि वहां पे भी कोई नजदीक नहीं हो रहा था। अब चूंकि गरिमा के पास पैसे भी ज्यादा नहीं थे, 500-600 रुपए लेके वो मार्केट निकले थे, तो वहां से फिर हड़बड़ा के फिर वापस दौड़ के जब भाग के वापस आता है, तब भी अनीस दोबारा देख लेता है। लेकिन अनीस को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो तुरंत ही महिला को फिर उठाता है, गरिमा को, और ले जाकर हॉस्पिटल में दवा इलाज कराता है। उसके बाद अनीस बोल देता है कि इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है कि आखिर कौन कहाँ गया, मुझे नहीं पता। यही बात उसने गरिमा को बताया था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब गरिमा का पैर भी ठीक हो जाता है, ऑपरेशन वगैरह जो भी था वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। धीरे धीरे समय जैसे बीता वैसे वैसे जो गरिमा होती है उसको लगने लगता है कि वाकई में विनीत गलत है। अब जब उसको पूरा पक्का यकीन हो जाता है, तब वो पुलिस में जाके कंप्लेन करती है अपने ही पति के खिलाफ कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा करने की कोशिश की। पुलिस फिर अपना कार्रवाई शुरू करती है और विनीत को हिरासत में लेती है। उससे जब कड़ी पूछताछ होती है, तब विनीत सारा सच उगल देता है। उसके बाद फिर उस पर मुकदमा दर्ज होता है, कोर्ट में फाइल जाती है, वहां पे फिर केस चलता है। धीरे धीरे इस बीच में लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। उसके बाद विनीत को सजा हो जाती है। और इधर जब अब वो समय आ गया था कि जब अनीस को गरिमा का साथ छोड़कर जाना था, तब अनीस गरिमा से कहता है कि मैडम, अब मैं जाना चाहता हूँ, अब तो शायद मेरा सारा काम हो ही चुका है, अब मुझे कुछ और काम बाकी नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं आपके साथ ही रह रहा हूँ, हर जगह मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे चले जाना चाहिए। इतना सुनने के बाद गरिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि ये बताओ, तुमने अब तक मेरा साथ दिया और अब मुझे तुम छोड़कर जाने की बात कह रहे हो, बताओ मैं किसके सहारे रहूंगी, क्या करूंगी? कुछ दिन और मेरे साथ रह जाओ, उसके बाद फिर चले जाना। अनीस कहता है, मैडम मैं आपके साथ कब तक रह सकता हूँ? इतना सुनती है जब गरिमा कहती है कि अगर एक बात कहूँ तो बुरा ना मानो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ पूरी जिंदगी रहो। ये सुनता है जब अनीस, कहता है मैडम आप क्या बात कर रही हैं, मैं गरीब ठहरा आदमी, आप इतनी बड़ी अमीर औरत, मेरा और आपका कैसे मेल हो सकता है? गरिमा कहती है, तुम गरीब नहीं हो, दिल के अमीर हो, और मैं धन दौलत होने के बाद भी बहुत गरीब हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे, मेरे साथ रहने लगोगे, तो समझो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये बात सुनता है जब अनीस, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो गरिमा के करीब पहुंचता है और दोनों फिर एक दूसरे से गले चिपट जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में भर कर रोने लगते हैं। उसके बाद दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद फिर अनीस जो होता है वो गरिमा को अपने साथ में लेकर अपने माँ बाप के पास जाता है। उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं। फिर अनीस अपने माँ बाप को भी साथ में लाता है और गरिमा को भी साथ में लेकर फिर फ्लैट में रह रहे हैं। उसके बाद अनीस और गरिमा दोनों जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी लाइफ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज भी ये लोग बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी
आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।